चलो भाई, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? प्रतिरोध में ताप का प्रभाव। ठीक है ना? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस। अब ये तो पता ही होगा कि तापमान वगैरह बढ़ाने पर टेम्परेचर वगैरह अगर अपन के क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है, सब बढ़ता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इसका मतलब कि डेरिवेशन है, तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा समझो। एक्चुअली में इसका यहाँ पे डेरिवेशन अपन को किस चीज़ का करना है? ताप प्रतिरोध गुणांक का। किसका? ताप प्रतिरोध गुणांक। ठीक है ना? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका डेरिवेशन है। तो अब वो है क्या चीज़, थोड़ा सा अब उसको समझते हैं डेरिवेशन को। तो देखो क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस में जो भी चेंजेस आता है टेम्परेचर के कारण, तो वो टेम्परेचर में चेंजेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला? किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस का चेंजेस आता है, यानी प्रतिरोध में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी घटेगा बढ़ेगा, तापमान घटाने बढ़ाने पर जो भी कंडक्टर यानी चालक पदार्थ का प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा, तो जो चेंजेस आएगा वो उसमें टेम्परेचर में चेंजेस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? जितना पहले टेम्परेचर था और फिर उसको आपने बढ़ाया, तो जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कंडक्टर के रेजिस्टेंस में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। ठीक है ना? यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस में चेंजेस होता है, रेजिस्टेंस में चेंजेस, प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन या तो हो सकता है बढ़ सकता है या तो हो सकता है घट सकता है। ठीक है ना? तो वो क्या होता है, टेम्परेचर में चेंजेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा तापमान आप क्या करोगे, बढ़ाओगे या घटाओगे, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है ना? क्लियर? तो एक तो प्रतिरोध में परिवर्तन जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। दूसरा, प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो कंडक्टर के इनिशियल रेजिस्टेंस पर, प्रारंभिक प्रतिरोध पर। पहले जितना, मान लो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो भी रेजिस्टेंस रहा होगा, तो जिस कंडक्टर का मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस जिसका जितना ज़्यादा होगा, उसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध में परिवर्तन भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा आएगा। समझ में आए? यानी दो चीज़ों पर क्या करता है, रेजिस्टेंस में जो चेंजेस आता है, प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है, वो दो चीज़ों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला ये हो गया टेम्परेचर में चेंजेस, तापमान में वृद्धि या कमी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, इनिशियल रेजिस्टेंस यानी प्रारंभिक प्रतिरोध। समझ गए? इनको मान लो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, अगर अपन इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो डेल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर आई डेल टी। क्लियर? कोई डाउट? प्रपोर्शनल हटाने पर इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, उस कांस्टेंट को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। तो यहाँ आ जाएगा अल्फा आर आई डेल टी। क्लियर? ये जो अल्फा आपका, ये जो प्रपोर्शनल हटाने पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई है अल्फा, इसी को क्या बोलते हैं, ताप प्रतिरोध गुणांक। क्या बोलते हैं? ताप प्रतिरोध गुणांक। ठीक है ना? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है? तो इसके बारे में काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखे रहना। ठीक है ना? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ताप प्रतिरोध गुणांक। ठीक है? समझ में आए? तो ये आया कहाँ से, क्लियर हुआ? तो रेजिस्टेंस जो होता है यानी प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहला तो ये हो गया कि तापमान में परिवर्तन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा ये हो गया कि प्रारंभिक प्रतिरोध जितना है उसका, पहले जितना था, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाने लग गए, तो जहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ाना चालू किए, तो उस समय उसका जिस कंडक्टर का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, उसका प्रतिरोध में परिवर्तन भी ताप के कारण उतना ही ज़्यादा बनेगा। जैसे मान लो एक अपने पास रेजिस्टेंस है, सॉरी, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस मान लो 5 ओम है, और एक दूसरा अपने पास कंडक्टर है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो मान लो कितना है, 20 ओम है। तो अगर मान लो मैं इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, और दोनों दोनों का मान लो कितने टेम्परेचर पर है, मान लो कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, मान लो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका 5 ओम है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका 20 ओम है। तो अगर मान लो मैंने दोनों का, अगर मान लो मैं 5-5 डिग्री सेल्सियस या कितना भी, मान लो दोनों में बराबर टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ाना है, तो प्रतिरोध में परिवर्तन जो आएगा वो किस में ज़्यादा आएगा,
इस वाले में इसका प्रतिरोध में परिवर्तन बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब इसका प्रतिरोध और बढ़ जाएगा और इसका कम ही रहेगा। समझ में आए? क्लियर हो गया? तो ये आप बोल रहा है कि जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, तापमान का प्रभाव उसमें उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। समझ में आए? तो प्रतिरोध में परिवर्तन जो होगा तापमान बढ़ाने पर, वो इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर में जो आप वृद्धि या कमी करते हैं, यानी तापमान में जो भी परिवर्तन करते हैं उसके भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों को मिला दिए तो डेल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई इंटू डेल टी बन गया। प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी अल्फा को क्या बोलते हैं, ताप प्रतिरोध गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर इसका फॉर्मूला निकालोगे कि अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या बनाओगे, ये आर आई डेल टी को इधर भेज दो, तो अल्फा इक्वल टू डेल आर अपॉन आर आई इंटू डेल टी। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना? अब डेल आर को भी चाहे तो आप ये लिख सकते हो परिवर्तन, जैसे प्रतिरोध में परिवर्तन है तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू डेल टी। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। कोई डाउट? चलो करो पहले यहाँ तक। चलो, तो फॉर्मूला कंफर्म हो गया ना? ठीक है, चलो अब इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी ताप प्रतिरोध गुणांक का डेफिनेशन बनाना है। मतलब ये एक प्रकार की नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई है, नई भौतिक राशि आ गई है। ठीक है ना? तो इसको अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए कि इसको डिफाइन करो, परिभाषित करो, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आर इनिशियल है, ये जो कंडीशन है, आपको ये क्या मानना है, यहाँ पे आर इनिशियल जो है वो कितना मानना है, 1 ओम मानना है। मतलब कि 1 ओम प्रतिरोध वाले कंडक्टर का, हमको चालक तार जो लेना है वो कितने का लेना है, 1 ओम प्रतिरोध वाले, 1 ओम रेजिस्टेंस वाले का कितना, एक कंडक्टर लेना है जिसमें आपको टेम्परेचर में जो परिवर्तन करना है, यानी बढ़ाओ या घटाओ, तो कितना का बढ़ाना घटाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 1 ओम रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर, अब जैसे यहाँ 1 1 रख दोगे तो ये 1 1 इंटू 1 ही हो जाएगा, तो आपका जो अल्फा बराबर आएगा वो किसके बराबर आएगा, डेल आर के। मतलब कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा, ये क्या है, चेंजेस इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, है ना, यानी कि चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन इसका डेफिनेशन बनाएंगे तो ये बोलेंगे कि 1 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक तार का यदि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर उसमें जितने ओम रेजिस्टेंस का चेंजेस आता है, जितने ओम प्रतिरोध का क्या होता है, परिवर्तन होता है, वही उसका क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ताप प्रतिरोध गुणांक। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो हमको अल्फा की वैल्यू समझना थोड़ा सा, अगर मान लो हमको अल्फा की वैल्यू कितना दे दिया, 2 डिग्री 2 पर डिग्री, अरे अभी यूनिट बाद में बात करते, पहले ये बताओ दो का, इसका अल्फा इक्वल टू अगर 2 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें प्रतिरोध में जो परिवर्तन आता है वो कितने का आता है, 2 ओम का आता है। इन्हीं सब के चक्कर में मेरे कान में इतना प्रतिरोध बढ़ गया है कि सुनाई नहीं देता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक का, 1 ओम रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर 2 ओम का प्रतिरोध क्या होगा, उसमें बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? इसका मतलब ये है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो। तो इसकी ये किस प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी, अगर बात की जाए तो ये किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, तो बताता तो आखिर वो रेजिस्टेंस के बारे में, बस ये बताता है कि टेम्परेचर के बेस पे बताता है कि कितना तापमान बढ़ाने पर कितने प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा है, ये बता रहा है। तो बता तो प्रतिरोध के बारे में रहा ना, तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इसका मतलब ये जो आपका अल्फा है ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि होगी। चलो, इसकी एस आई यूनिट की बात की जाए तो एस आई यूनिट क्या बनेगा,
तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आया था, यहाँ पे मेन फॉर्मूला क्या निकला था, अल्फा इज इक्वल टू ये था, तो डेल आर ओम होता है। ये तो रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट लिखोगे ओम, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, इसका भी यूनिट लिखोगे ओम, ओम से ओम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बटे में बचा टेम्परेचर, टेम्परेचर को होता है डिग्री सेल्सियस, अब बटे में है तो क्या बोलोगे, पर डिग्री सेल्सियस, यानी इसकी एसआई यूनिट जो बनेगी वो क्या बनेगी, पर डिग्री सेल्सियस। समझ गए, क्लियर हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनाओगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनाओगे, के आएगा कि के इनवर्स, हाँ ठीक है ना भाई, और तो कुछ है नहीं, टेम्परेचर, और टेम्परेचर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, ठीक है ना, मूल भौतिक राशि, या मूल भौतिक राशि का एम एल टी को छोड़ के बाकी अगर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाता है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला उसका जो आपने यूनिट बनाया उसी के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, के इनवर्स, ठीक है ना, यहाँ के यानी कैल्विन है, तो कोई डाउट इसमें, ठीक है, तो चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहे, मेन फॉर्मूला तो निकाल चुके हो है ना, चेंजेस इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया, आर आर इनिशियल अल्फा इंटू डेल टी, ये था ना, यही आया था ना, तो इसमें ये बोल रहा हूँ, कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर मान लो टी वन टेम्परेचर जो है, यानी इनिशियल टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है R1 जो है वो मान लो क्या है, R0 मान लेते हैं, T1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध मान लेता हूँ क्या है, R0, तो इसको T1 और R1 मान लेते हैं। तो अब अपने को ये बताना है कि अगर अपन इसका टेम्परेचर 0 से T डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना आएगा, या रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा, है ना, तो यानी कि T2 बराबर मैं मान लेता हूँ, क्या कर देता हूँ, T डिग्री सेल्सियस, क्या कर देता हूँ, टी, तो टेम्परेचर 0 से T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या मान लेता हूँ मैं, आर टी, क्या मान लेता हूँ, आर टी, है ना, तो अपना का जो फॉर्मूला है डेल आर, तो डेल आर की जगह क्या लिखोगे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये करोगे इक्वल टू, अब यहाँ पे आर इनिशियल, अल्फा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, ठीक है ना, तो इसको लिखा रहने दो, अल्फा इंटू आर इनिशियल, डेल टी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये लिख सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रखो, आर फाइनल मतलब टी टेम्परेचर पर जो है वो कितना है, तो आर टी है, ये माने हैं, माइनस आर इनिशियल जो है वो कितना है, यहाँ भी कहे लिख दी है, फाइनल लिख रखा था, हाँ ये, ठीक है ना, ये इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल रेजिस्टेंस और ये फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या है, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका जो रेजिस्टेंस बढ़ गया वो हो गया, आर इनिशियल क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है, तो क्या माने हो, R0 इक्वल टू, यहाँ पे आर इनिशियल की जगह क्या लिखोगे, R0, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल, फाइनल टेम्परेचर कितना है, T डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल टेम्परेचर 0 से बढ़ाए थे, तो हमारा ये टी माइनस 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा, टी बस बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा इंटू टी, ये आएगा, इधर टी माइनस 0 किया तो टी हो गया, अब आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस आर नॉट को उधर ले जाओ तो प्लस में जाएगा, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा इंटू टी, आर नॉट क्या कर लो, कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ये तुम्हारा बन गया एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब का है, जब इनिशियल टेम्परेचर क्या दे रखा हो, 0 डिग्री सेल्सियस, क्या दे रखा हो, ये ध्यान रखना, इनिशियल टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो आर नॉट है ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंडक्टर का यानी कि चालक का रेजिस्टेंस प्रतिरोध, तो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताना है, तो आर टी इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ये टी क्या है, 0 से जितना डिग्री सेल्सियस तुम बढ़ाए हो वो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये टी हो गया, और आर नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंडक्टर का
रजिस्टेंस। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू टी। अब यहाँ से चाहे तो यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा तो है, तो अल्फा तो डायरेक्ट यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ से भी, मतलब इस कंडीशन में अल्फा जो आएगा वो क्या आएगा, अगर इनिशियल टेम्परेचर 0 मान लेते हैं, फाइनल टी डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, अब फाइनल टेम्परेचर आर टी मान लिया, सॉरी रजिस्टेंस आर टी माना, इनिशियल रजिस्टेंस क्या मान लिया, आर नॉट, तो इस कंडीशन पे अल्फा क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू, यहाँ से निकालना चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकालना चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो इसमें क्या लिखोगे, डेल आर की जगह आर फाइनल में तो आर टी लिख दोगे, तो आर टी माइनस आर नॉट, ये बटे में आ जाएगा, आर इनिशियल का, आर इनिशियल मतलब आर नॉट, और डेल टी मतलब टी माइनस 0 करूँगा तो टी बस बचेगा, ये अपना अल्फा आ जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। मतलब कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं, बस जो कंडीशन तुमको लगाने के लिए बोलेगा तुम वो कंडीशन अप्लाई करो, बस हो गया। यहाँ रटने वाला कुछ केस नहीं है, मेन यही है, ठीक है ना। इसके बाद सब कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं, बुक वगैरह में तुमको ये वाले फॉर्मूले मिलेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो कंडीशन लगा के लिखा हुआ है कि इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, और फिर उसका टेम्परेचर, और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यदि रजिस्टेंस कितना हो, आर नॉट हो, तो टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा इंटू टी। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, चलो। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट अपने को क्या बोल रहा है, ये जो फॉर्मूला भी आर टी इक्वल टू निकाले हो, आर टी इक्वल टू क्या निकाले हो, आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू टी, ये फॉर्मूला जो है वो कब का है, कि जब अपने को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है दे रखा हो, तो टी डिग्री सेल्सियस मतलब अलग, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट, तो टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितना होगा, तो आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा निकाल लिए थे एक ये वाले से। अब एक कंडीशन ये बोल रहा है, दूसरा कंडीशन अप्लाई करने के लिए बोला है कि अगर मान लो, अब बोल रहा है कि T1 टेम्परेचर पर यदि कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 हो, और T2 टेम्परेचर पर यदि कंडक्टर का रेजिस्टेंस R2 दे रखा हो, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या निकलेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या बोला है, इस बार 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला जो है वो रेजिस्टेंस नहीं बता रहा कितना है, कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, बात एक ही कंडक्टर के ऊपर हो रही है। बोल रहे हैं यदि किसी कंडक्टर का T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R1 दे रखा है, और T2 अलग टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस R2 दे रखा हो, तो बताओ अल्फा का फॉर्मूला क्या निकलेगा, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ताप प्रतिरोध गुणांक का फॉर्मूला क्या निकलेगा, मतलब जितना दे रखा है उसके फॉर्म में। पर अपन को जो फॉर्मूला पता है T1 टेम्परेचर पर जो टी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है वो ये वाला है, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो शामिल है। हर कंडक्टर का अपना अपना 0 डिग्री सेल्सियस पर एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस उसका जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, जिसको आर नॉट अपन मानते हैं। तो अपन यूज यही वाला फॉर्मूला करेंगे, और इसी की मदद से अपने को क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालना है, जिसमें केवल जो जितनी डाटा दे रखी है वो बस रहनी चाहिए। तब इसको कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पर हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है ना। अब वो कितना होता है, आर नॉट। तो मान लेता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर का यानी चालक तार का जो भी रेजिस्टेंस है वो मान लेता हूँ आर नॉट है। तो T1 पर क्या बनेगा, तो T1 टेम्परेचर पर यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर आर नॉट है, तो T1 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनेगा, तो मान लेता हूँ R1 है टेम्परेचर, आर T1 पर इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो क्या बनेगा, R1 इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू T1। अब फिर T2 पर क्या माने, R2, तो T2 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर आर नॉट है, तो T2 डिग्री सेल्सियस पर कितना रेजिस्टेंस होगा, तो T2 पर क्या मान रहे हो, R2, फॉर्मूला यही यूज करना है, आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू T2। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब अपने को डाटा केवल ये है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आर नॉट रेजिस्टेंस है वो अपने को नहीं दे रखा है कि कितना है, T1 पर R1 दे रखा है, T2 पर R2 दे रखा है, और अल्फा निकालने के लिए बोल रहा है, पर ये अपने पास नहीं है, ये हम मान क्या चल रहे हैं, तो अपने फॉर्मूले में ये अपने को चाहिए भी नहीं, अल्फा के फॉर्मूले में। तो क्या करो, इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाए हो
तो फर्स्ट से सेकंड को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जैसे फर्स्ट से सेकंड को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा इंटू T1 अपॉन R01 प्लस अल्फा इंटू T2। ये R0 से R0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपना R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू T2। समझ गए। अब क्या करना है अपने को, R0 गायब हो गया, अपने पास ये फॉर्मूला बचा, जो दे रखा था उसी के वही सारे आ रहे हैं इसमें वैल्यू। बस अब इसको सॉल्व करके अल्फा निकालना है। अब अल्फा निकालना है तो बटे में तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले एक सिंपल इक्वेशन बनाओ और फिर उसमें से अल्फा अल्फा को एक तरफ करो, बाकी को दूसरी तरफ करके अल्फा निकालना है। तो अगला स्टेप क्या है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो ये समझ गए ना इधर का। अभी उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इधर R1 में कितने का जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू T2 का ये, और वहाँ 1 प्लस अल्फा इंटू T1 में किसका हो जाएगा, R2 का। अब अंदर कोष्टक ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई R1 प्लस अल्फा R1 T2 इज इक्वल टू, इसका करूँगा तो R2 में 1 का करूँगा तो R2 प्लस अल्फा R2 T1। अल्फा चाहिए ना अपने को, तो अल्फा अल्फा को एक तरफ करो। तो इधर अल्फा है, इधर अल्फा, इसको इधर ला लो और इसको उधर भेज दो। तो वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा R1 T2 माइनस अल्फा R2 T1 इज इक्वल टू R1 को उधर भेज दो, R2 माइनस R1। कोई दिक्कत, इसमें से अल्फा चाहिए था तो अल्फा क्या करो, कॉमन ले लो। तो क्या हो जाएगा, R1 T2 माइनस R2 T1 बराबर R2 माइनस R1। तो अल्फा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, R2 माइनस R1। ये मल्टीप्लाई में उधर भेज दूंगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो क्या निकलेगा, R1 T2 माइनस R2 T1। ये फॉर्मूला निकल गया। समझ गए, क्लियर। इसी का ऐसा भी तो कर सकते थे, इस वाले को उधर भेज के उसको इधर ला सकते थे। तो इसका उल्टा भी सही है, चाहे ये बना लो, या R1 माइनस R2 अपॉन R2 T1 माइनस R1 T2, ये भी बना सकते हैं, ये भी सही। समझ गए, कोई डाउट, ठीक है ना। तो ये देखो, अपने फॉर्मूले में जितनी चीज़ें दे रखी थी वही वही हैं। T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R1 हो, T2 पर R2 हो, तो अल्फा क्या निकलेगा। अब यहाँ सबकी वैल्यू रख दोगे तो निकल जाएगा। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस में कितना था उसका कोई मतलब हुआ। समझ गए, क्वेश्चन समझ में आया कि किस किस कंडीशन का ये अल्फा निकल रहा है, ठीक है। चलो टेम्परेचर का थोड़ा सा इफेक्ट अब देखो, जैसे जो कंडक्टर हो गया अपने पास, कंडक्टर मतलब चालक, ठीक है, कंडक्टर हो गया यानी चालक। और एलॉय जो होते हैं, एलॉय, एलॉय यानी मिश्र धातु, अलग अलग मेटल को मिला के, अलग अलग मेटल्स को मिला के मिक्स करके जो नया मेटल तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ये जानते हो ना, इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। और ले लो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, ठीक है, क्लियर। तो ये सब एक क्या है, कंडक्टर है, इन सब में करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। बस टेम्परेचर के साथ किसमें कैसा फर्क पड़ता है वो बताना है, ठीक है। तो जैसे जो ये जो कंडक्टर है, तो जैसे अपन क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस का ये बना लेते हैं, ये टेम्परेचर और ये रेजिस्टेंस का ग्राफ है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, हो गया। चलो इधर देखो, टेम्परेचर क्या करते हैं, जैसे जो कंडक्टर है, ठीक है ना, तो कंडक्टर यानी चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बहुत खतरनाक तरीके से क्या होता है, शुद्ध कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, प्योर कंडक्टर की। तो प्योर कंडक्टर जो होते हैं यानी शुद्ध जो चालक पदार्थ होते हैं, उनका तापमान बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस जो चेंज होता है वो काफ़ी स्पीड तरीके से, मतलब काफ़ी जल्दी से उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, परिवर्तित होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, बढ़ता है, ध्यान रखना। यहाँ इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो ये बढ़ेगा तो किस तरीके का बढ़ेगा,
तो जीरो बोला था ना भी 0 डिग्री सेल्सियस पर हर कंडक्टर का अपना कुछ ना कुछ इनिशियल रेजिस्टेंस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इस ग्राफ कभी यहाँ से जीरो से मत चालू करना, क्योंकि कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसमें एक भी रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है ना। जिसका अगर ऐसा हो जाए तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, अतिचालक पदार्थ कहलाता है वो, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो अगर मान लो इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान लेता हूँ रेजिस्टेंस क्या है, आर नॉट, यहाँ से चालू हो रहा है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस उसका आर नॉट कहलाएगा। अब फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वहां से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ऐसे। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और जब बढ़ेगा तो इसका ग्राफ किस तरीके के ऊपर जाता है, पैराबोलिक तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है। ये क्या है, एल्लॉय, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु का भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मेटल ही एक प्रकार का, बस ये है कि मिक्स कर दिया गया अलग अलग प्रकार का। तो जिस तरीके से ये बढ़ता है उस तरीके से वो नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में उसका कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, ऐसे। मतलब जितने खतरनाक तरीके से इसमें चेंजेस आता है उसमें नहीं आता है उस तरीके से। तो आता है चेंजेस, मतलब बढ़ेगा, पर जिस तरीके से ये परिवर्तित हो रहा है, देख रहे हो, यहाँ से जैसे बढ़ाए, फिर यहाँ से देखो कितना खतरनाक, जैसे ही इस वाले पॉइंट से देखो, जैसे इस वाले पॉइंट से आगे बढ़ोगे कितना खतरनाक तरीके से अगले टेम्परेचर पे ऊपर पहुंच गए, जस्ट ऊपर चला गया। चेंजेस की बात कर रहा हूँ, बढ़े तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पर इसमें जो ये कर्व बन गया ना, तो कर्व शेप जो बन रहा है ना, ये बताता है परिवर्तन बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है। मतलब एक टाइम पे बाद जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ से तुरंत सीधे ऊपर चला गया। अब तुरंत इसके बाद जस्ट टेम्परेचर ऐसे यहाँ बढ़ाते ही इसका जस्ट ऊपर चला गया, मतलब समझ रहे हो, इनफाइनाइट में चला जा रहा वो रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, ये ऐसे एकदम थोड़ा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक टेम्परेचर के बाद जस्ट इसका इनफाइनाइट में चला जा रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसमें चेंजेस जो है वो काफ़ी तेजी से हो रहा है। समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पहले बताओ इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं। इसमें रेजिस्टेंस तो क्लियर है ना कि इनमें इनमें रेजिस्टेंस क्लियर है ना कि इनमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से आ रहा है, टक्कर की वजह से। ये सॉलिड है, कंडक्टर और एलॉय जो अपन यहाँ पे बात कर रही है, सॉलिड की बात कर रहा हूँ, ठोस अवस्था में है। तो जो उनमें जो कंडक्टर या इनमें जो एलॉय होते हैं, इनमें जो रेजिस्टेंस आता है वो किसकी वजह से आता है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो उसकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट यानी जो अनुगमन वेग था वो उसके रियल वेलोसिटी से कम क्यों हो गया था इतना, क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन में जब अपन देख रहे हैं तो उसका काफी सारे क्या हो रहे हैं, टक्कर हो रहे हैं, उस टक्कर के कारण उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों में रजिस्टेंस देने का काम कौन कर रहा है, टक्कर की वजह से। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये विद्युत अपघट, ये कहाँ बात होती है इसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कहाँ पे बात होती है, लिक्विड में। मतलब जो आयन अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ पे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा। रेजिस्टेंस मतलब समझ में आ रहा है, करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। बाधा कैसे उत्पन्न करेगा, स्पीड कम करके। बाधा कैसे उत्पन्न करेगा, तो यहाँ पे स्पीड कैसे कम हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की टक्कर के कारण। तो यहाँ बताओ, अगर मैं लिक्विड में हमारे पास जो भी आयन हुए, लिक्विड में जो भी अपने पास आयन प्रेजेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, उनकी स्पीड में क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर स्पीड बढ़ रही है आयन की, तो मतलब करंट 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 और रजिस्टेंस समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ उल्टा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें कारण समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे आयन की बात हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में कहाँ बात होती है, लिक्विड में बात होती है, कहाँ होती है, लिक्विड में। और लिक्विड यानी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने का काम कौन करते हैं, आयन करते हैं। कौन करते हैं, आयन करते हैं ये। तो आयन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, उनको मेन करंट अगर आयन की वजह से चाहिए तो उनको तो मूव कराना ही है। तो लिक्विड का टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे तो वो आयन क्या होंगे, और तेजी से क्या होंगे,
भागेंगे। तो उनकी स्पीड यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मेन स्पीड बढ़ाना मतलब रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कम करना, समझ गए। और यहाँ पे टक्कर की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई थी, तो स्पीड का कम होना मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाना। और यहाँ पे स्पीड बढ़ जा रही है, तो स्पीड बढ़ा मतलब रेजिस्टेंस कम, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, नीचे की ओर आएगा। कैसा आएगा, नीचे की ओर, मतलब ऐसे तरीके, इस तरीके से, समझ गए। टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। क्लियर, कोई डाउट। सेमीकंडक्टर की कहानी बताओ। किसमें करंट सर, इसमें भी ज़्यादा ही होगा डायरेक्ट। इसमें सेमीकंडक्टर में जो करंट, पहले बताओ कि सेमीकंडक्टर में करंट, यहाँ जो मेटल और ये जो कंडक्टर और जो एलॉय हैं, इनमें जो करंट फ्लो कराता है वो कौन कराता है, किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। इनमें जो करंट फ्लो होता है, जो वो होता है वो किसकी वजह से, आयन की वजह से। इसमें किसकी वजह से करंट फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर में। याद है कुछ शुरू में जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो वहाँ पे बताया था, इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों की वजह से। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं यानी जो अर्धचालक होते हैं, उनमें एक, जितने भी एटम्स होते हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है, साझेदारी की इलेक्ट्रॉन रहती है वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर तुम बढ़ा, वहाँ अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर तुम्हें सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तुमको साझेदारी के बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, तब से ज़्यादा तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो अब जरा यहाँ बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो इसका रेजिस्टेंस पहले से ज़्यादा होता है। यहाँ पे करंट जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होता है। और यहाँ पे अपने को ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उनके टूटने से। तो ये बताओ, अगर मैं किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो उनका बॉन्ड में क्या फर्क पड़ेगा, अब बॉन्ड टूटेंगे तो तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलना चालू ना हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना ज़्यादा तुमको करंट मिलेगा। आया कुछ समझ में। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। कारण समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अपने करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। और सेमीकंडक्टर में जो जितने भी एटम होते हैं सेमीकंडक्टर के, वो बॉन्ड जो उनका बना होता है अर्धचालक में, वो होता है कोवैलेंट वाला। तो अगर अपने को सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कराना है तो अपने को वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन उसमें करंट फ्लो कराते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और होल कहाँ के हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है, जो कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखा है वो वाले हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन अपना वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं तो वहाँ जो रिक्त फिल मतलब फिल इन द ब्लैंक हो जाता है, जो फिल इन द ब्लैंक बोल रहा हूँ, ब्लैंक जो हो जाता है, खाली जगह जो हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, होल। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही क्या हो जाता है, होल बन जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो मेन जो है वो कहानी वो इसी पे है, इलेक्ट्रॉन पे ही है। तो इलेक्ट्रॉन अपने को ये जो मिल रहे हैं वो कहाँ के हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उतना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तुमको उतना ज़्यादा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मिलेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, समझ गए। और जितना ज़्यादा तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उतना ज़्यादा करंट मिलेगा, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना। इन दोनों का समझ में आया। ये दोनों मेटल, ये दोनों सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, और ये भी सॉलिड में है। बट तीनों में अंतर किस चीज़ का है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो, और यहाँ के जो एटम है जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकता, केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी स्पीड मतलब जो तेजी से टकराने लगते हैं। और जब तेजी से टक्कर होगी तो इनकी एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एक फिक्स डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस इनका बढ़ गया। ये क्या है, लिक्विड है। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ मिलते हैं, लिक्विड में। और लिक्विड में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, आयन की वजह से। यहाँ पे फ्री है, ये पूरे आयन मूव करने के लिए पूरे लिक्विड में क्या होते हैं, फ्री होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअली में होता क्या है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है ना, लिक्विड की विस्कोसिटी, श्यानता। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो एक अपने पास लिक्विड है जो ज़्यादा गाढ़ा है, और एक अपने पास लिक्विड है जो क्या है, थोड़ा सा डाइल्यूट है।
एक मतलब कंसंट्रेटेड मान लो और एक डाइल्यूट मान लो, एक सांद्र मान लो और एक थोड़ा सा तनु मान लो, किसमें आयन अच्छे से फ्लो होंगे? डाइल्यूट वाले में। अब अगर मैं कंसंट्रेटेड वाले का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन कम होगा कि नहीं होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर, जैसे मान लो शहद है, शहद लो, पहले मान लो जैसे टेम्परेचर कम रहता है तो शहद थोड़ा गाढ़ा रहता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो तो शहद क्या होने लगता है? डाइल्यूट होने लगता है, पतला होने लगता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम होती है। अब इस लिक्विड की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा कम होगी उसमें आयन उतना ही अच्छे से क्या कर पाएंगे? मूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक रीजन ये भी बोलते हैं कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? विस्कोसिटी घट जाएगी। अब विस्कोसिटी घटेगी मतलब वो डाइल्यूट होता जाएगा। डाइल्यूट एक्चुअली में यहाँ पे डाइल्यूट वाला वो केस नहीं है, डाइल्यूट एक्चुअली में पानी मिला के किया जाता है। क्या किया जाता है? डाइल्यूशन वर्ड जो यूज होता है तनु, वो क्या किया जाता है? पानी मिला के जब पतला करते हैं तब डाइल्यूट वर्ड आता है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी यही बोलोगे विस्कोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। विस्कोसिटी यानी श्यानता, और जिसकी श्यानता यानी गाढ़ापन जितना कम होगा उसमें पार्टिकल जो होंगे उतने अच्छे से क्या कर पाएंगे? मूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल का मूवमेंट क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। उसकी गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और गति बढ़ेगी तो गति का बढ़ना रेजिस्टेंस का कम होना कहलाता है। तो यहाँ तो सीधा रिलेशन क्या निकल रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा। कोई डाउट? ठीक है ना। और इसका कहानी समझ ही गए होगे। कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करंट फ्लो करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर जितने ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ज़्यादा आपको क्या है, यहाँ क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना ज़्यादा आपको करंट मिलेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। कोई डाउट? ठीक है, समझ में आ गया? देखो, अरे ये तो जितने भी अभी टाइप्स अपन पढ़े इस सब पे करंट क्या हो रहा था? फ्लो हो रहा था। अगर इंसुलेटर का पूछ लिया जाए तो इंसुलेटर में, इंसुलेटर मतलब कुछ अलग। हाँ, अगर कुछ अलग पदार्थ हो तो उसमें टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके रेजिस्टेंस? कुछ अलग पदार्थ अगर अपने पास हुआ, अभी जितने भी अपन मेटल ले रहे थे वो सब कैसे थे? कंडक्टर थे। मतलब क्या अलग पदार्थ? मतलब सब में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, बस कारण अलग अलग था। ठीक है ना। अगर इंसुलेटर की बात की जाए तो इसमें टेम्परेचर, इसके रेजिस्टेंस में टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसके टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस मान लो जितना भी होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कि इसका पैरेलल बन जाएगा। ठीक है ना। टेम्परेचर एक्सिस के कैसे बन जाएगा? पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जितना पहले था उतना ही आगे टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते उतने ही रेजिस्टेंस उसका क्या है? हो रहा है। कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे एक ये चीज पूछता है अल्फा के बारे में, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाले हो आप रेजिस्टेंस, ठीक है ना, यानी ताप प्रतिरोध गुणांक। उसमें ये पूछता है कि जो कंडक्टर होंगे उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो? ये क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ठीक है ना। कि अल्फा जो होगा मतलब कि इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्टर हो गया और जो इलेक्ट्रोलाइट हो गए या कौन हो गए, सेमी कंडक्टर हो गए, इंसुलेटर हो गए, चालक पदार्थ हो गया और विद्युत अपघट्य हो गया, और क्या बनाए थे? अर्धचालक हो गया और ये कुचालक पदार्थ। इनका टेम्परेचर अगर अपन क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्या लेना है? बढ़ाना ही है। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है यानी कि जो ताप प्रतिरोध गुणांक है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? ये बताना है। ठीक है ना। क्वेश्चन समझ गए? ठीक है। तो यानी कि पहले वो बताने के लिए अपने पास पहले अल्फा का फॉर्मूला होना चाहिए। तो जो मेन फॉर्मूला निकाले थे टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का जो बनाए थे, तो क्या बनाए थे? आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू टी, ये बनाए थे, है ना। तो यहाँ से अगर हम क्या कर लेते हैं, अल्फा निकालते हैं, तो बताओ क्या आएगा? इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो आर नॉट, और फिर इसको इधर ला लेना तो आर टी माइनस
आर नॉट हो जाएगा, और उसमें उसमें भी मल्टीप्लाई होगा आर नॉट अल्फा इंटू टी, है ना। ये आर नॉट अल्फा इंटू टी, तो अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन ये आएगा। अब यहीं से अपने को देख के बताना है, देखो ये तो फिक्स है, आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ये तो फिक्स रहेगा। टी टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ अपन, तो वो भी कितना दे रहा है, टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं वो भी फिक्स ही है। अब बात यहाँ पे करना है कि यहाँ पे कैसा चेंजेस आएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं किसकी बात करता हूँ, पहले कंडक्टर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कंडक्टर यानी कि चालक पदार्थ की अगर बात करते हैं। तो अगर कंडक्टर की बात करें तो जरा बताओ, अभी क्या बताया था, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो इसका मतलब आर फाइनल जो होगा वो आर इनिशियल से ज़्यादा होगा। तो ये आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और आर टी 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। इन दोनों में कौन बड़ा होगा, आर टी बड़ा होगा ना, ये फाइनल है टी टेम्परेचर, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का रेजिस्टेंस, और ये T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितना रेजिस्टेंस हो गया वो है। तो यहाँ पे आर टी जो होगा वो क्या होगा, आर नॉट से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब आर टी आर नॉट से बड़ा होगा तो यहाँ अल्फा कैसा आएगा, बड़े से छोटे को माइनस करोगे तो प्लस में क्या आएगा, तो माइनस में, प्लस में आएगा ना। तो मतलब कि कंडक्टर के लिए जब अपन टेम्परेचर क्या बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो अल्फा जो होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो ग्रेटर देन 0। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, तो उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी ताप प्रतिरोध गुणांक होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। कोई डाउट, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब अगर मान लो अपन किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, या फिर आप किसकी बात कर लो, सेमीकंडक्टर की, है ना। इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लो या सेमीकंडक्टर की। तो यहाँ बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट रहा है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस घट रहा, मतलब आर फाइनल आर इनिशियल से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आर टी और आर नॉट में क्या हो जाएगा, आर टी आर नॉट से छोटा। तो जब छोटे से बड़े को माइनस करोगे तो माइनस में, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो अल्फा होगा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, अल्फा इज लेस देन 0। समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी मैटर का या पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर रेजिस्टेंस घटता है तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का प्रतिरोध गुणांक जो होता है वो क्या होगा, निगेटिव। कोई डाउट, ठीक है ना। अब जरा इसकी बात करो, हाँ, इनिशियल और फाइनल बराबर रहेगा भाई, इसका टेम्परेचर का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। तो अगर अपन इंसुलेटर की बात करें तो यहाँ पे भाई देखो आर इनिशियल, जैसे मान लो ये T1 टेम्परेचर है और ये मान लो T2 टेम्परेचर है, T1 पर भी आर ही है और T2 पर भी इसका रेजिस्टेंस आर ही, मतलब यहाँ पे आर इनिशियल और आर फाइनल जो है वो क्या है, मिटा देना इसको। ये जो आर इनिशियल, इंसुलेटर में टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता इंसुलेटर के रेजिस्टेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आर इनिशियल और आर फाइनल है वो क्या होगा, बराबर। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, ये डेल आर है ना, आर फाइनल माइनस आर टी माइनस आर जीरो, मतलब आर फाइनल में से आर इनिशियल माइनस कर रहे हो तो वो क्या है, जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो डेल आर इसका आ जाएगा जीरो, अगर डेल आर जीरो आ जाएगा तो अल्फा बराबर भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि जिस मैटर या पदार्थ में टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उसके रेजिस्टेंस में, तो उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ताप प्रतिरोध गुणांक, वो कितना होता है। इसी का उल्टा भी पूछा जा सकता है, अभी अपन जैसे समझ रहे हैं इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। पूछ लिया जाएगा कि अगर मान लो एक मैटर है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव है, सुनना अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, एक मैटर है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, निगेटिव है, तो बताओ टेम्परेचर घटाने पर उसके रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ में आया। निगेटिव मतलब उल्टा है ना, अल्फा का निगेटिव आना मतलब टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या बोला मैंने, टेम्परेचर घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब यही क्वेश्चन अगर मान लो पूछ लिया जाए, एक मैटर है जिसका
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, ताप प्रतिरोध गुणांक क्या है, धनात्मक है, तो तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा मतलब टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटाऊंगा तो। और अगर बोल दिया जाए मान लो कि एक मैटर है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या है, जीरो, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, ताप प्रतिरोध गुणांक जीरो, तो बताओ तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए, कोई डाउट? ठीक है। अभी जो आर का फॉर्मूला बनाए थे, ठीक है ना, तो आर टी इक्वल टू क्या लिखे थे, बोलो, आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा इंटू टी, ये ठीक है ना, ये मेन फॉर्मूला ये। तो यहाँ पे जो अल्फा है इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है। यही चीज अगर मान लो यहाँ रेजिस्टेंस की जगह अगर रजिस्टिविटी के ऊपर बन जाए, क्या बने, रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस है ना ये, प्रतिरोध है, अब अगर प्रतिरोध की जगह प्रतिरोधकता के ऊपर अगर क्वेश्चन बन जाए तो सेम पैटर्न यही है, बस आर की जगह तुमको क्या लिखना है, रो लिखना है, क्या लिखना है, रो, बाकी कोई फॉर्मूले में अंतर नहीं है। तो अगर टी टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी रो टी हो और 0 डिग्री सेल्सियस पर रजिस्टिविटी रो नॉट हो, फॉर्मूला यही बनेगा, ठीक है ना, बस आर की जगह क्या आ जाएगा, रो। अब यहाँ इसको क्या बोलोगे, तो जैसे यहाँ रेजिस्टेंस था तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, समझ गए, क्लियर, बाकी और कुछ नहीं है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी यानी कि ताप प्रतिरोध गुणांक था ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ताप प्रतिरोधकता गुणांक, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए, बन जाएगा ना, ठीक है।